Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is lecture number 5 of our international institutions. In this lecture, I will try to complete the WTO part, and in the upcoming two lectures, I will take IMF and World Bank as well. Okay, so लास्ट टाइम हमने कहाँ छोड़ा था? हमने एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया था, और आज हमें सर्विसेज और ट्रिप्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से सुनना। ओके, तो सबसे पहली बात तो WTO में जिस तरीके से गुड्स का ट्रेड किया जाता है, ठीक है, उसी लेवल पे सर्विसेज को नहीं रखा गया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जो गुड्स का ट्रेड है उसे मल्टीलेटरल वे में रखा गया है कि फॉर एग्जांपल WTO अपनी तरफ से आदेश देगा कि आप लोग ये करो, आप लोग ये करो। जैसे आपने देखा होगा अभी तक कि भैया WTO ऊपर से बोल रहा है कि आप 10% सब्सिडी रखो, आप लोग 5% रखो, आप ऐसे टाइम पे एक्सपोर्ट सब्सिडी रिमूव कर दो। ये सब हमने न्योरबी राउंड में देखा, इसके बाद बाली राउंड में देखा, ये सब हमने चीज़ अच्छे से देखी। ठीक है, लेकिन अगर आप सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज को WTO ने यूजुअली बायलेटरल रखा है नेचर में। ठीक है, बायलेटरल रखा है। ठीक है, बिकॉज ये लोग अपनी विम्स एंड फैंटीज के हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, इसलिए याद रखना जो ट्रेड इन सर्विसेज है, जो अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज है, दैट इज़ बायलेटरल इन नेचर। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी भी WTO मेंबर को एक दूसरे के साथ अगर सर्विसेज में कोई अग्रीमेंट करना है, ठीक है, सर्विसेज में कोई अग्रीमेंट करना है, तो उसको बायलेटरली नेगोशिएट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल US एंड India both are member of WTO, so they have to negotiate separately on this सर्विसेज अग्रीमेंट। इसके बाद अगर यूएस को चाइना के साथ कोई सर्विस अग्रीमेंट करना है तो यूएस को चाइना के साथ अलग से नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर बायलेटरल का क्या मतलब है। ओके, और यहाँ पर भी वो सारे प्रिंसिपल अप्लाई होंगे जो ट्रेड में हुए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एक्चुअली गुड्स में होते थे, फॉर एग्जाम्पल नेशनल ट्रीटमेंट, मतलब भैया मैं इसलिए किसी प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगाऊंगा बिकॉज दैट प्रोडक्ट बिलोंग टू चाइना और US, इसलिए। ठीक है, मैं आपको नेशनल ट्रीटमेंट बताया था। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है दोबारा से लेक्चर को विजिट कर लो। मैं तो नेशनल ट्रीटमेंट मतलब मैं कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगाऊंगा, मतलब विच बिलोंग्स टू द कंट्री ऑफ द अदर। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया इसमें। इसके बाद इसका पूरे ट्रेड का जो मकसद है वो सिर्फ एक ही है कि भैया मतलब फ्री सर्विसेज का ट्रेड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो रहा था किसका, गुड्स का। ठीक है, उसी प्रकार से फ्री सर्विस का ट्रेड हो। और ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना कि ये जो अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज तक लिमिटेड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस तक लिमिटेड नहीं है। इट इज़ इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स। मतलब आप भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जो बिल्कुल हाई लेवल का सर्विस का अग्रीमेंट होता है बिटवीन एनी टू कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल हमने USA और इंडिया ने साइन कर लिया, ठीक है, जो WTO के अंदर आता है, तो उसके अंदर हम सिर्फ अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट नहीं करेंगे US को, इवन आप फ्रीली US में जा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, मतलब US कुछ ऐसे प्रोविजन बनाएगा जिसमें आपको वीज़ा भी नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगा और आप जितनी बार US जाना चाहो जा सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी यूरोप में होता है। ठीक है, यूरोप यूनियन में क्या है, उनके यहाँ पर अगर आप देखो सबसे हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड इन सर्विसेज होता है, तो वहाँ पर आप विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनीथिंग, मतलब आप आराम से फ्रांस से जर्मनी जा सकते हो। ठीक है, फ्रांस से जर्मनी जा सकते हो और जर्मनी से फ्रांस आ सकते हो, पोलैंड जा सकते हो, मतलब कंप्लीटली फ्री कर दिया गया है। ठीक है, देयर आर नो बॉर्डर्स इन यूरोप। आई थिंक आपको ये पता होगा। ओके, सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज ट्रेड अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, अब अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज के 4 लेवल्स हैं। मतलब कैसे धीरे धीरे कंट्रीज आगे बढ़ सकती है। ठीक है, 4 मोड्स हैं, 4 लेवल्स हैं। देखो, सबसे पहला मोड आता है, बस लेट मी चेंज द पेन। देखो, सबसे पहला मोड आता है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का ये सबसे सिंपल है और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये USA है और ये इंडिया है। ठीक है, आप अब USA से कोई बंदा बैठ के आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, USA से बैठ के कोई बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब अपनी जगह में बैठा है लेकिन सर्विसेज जो है किसी और कंट्री में प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हम मोड 1 कहते हैं और इसे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डिस्टेंस एजुकेशन। आपने देखा होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ वो कौन से कोर्स होते थे, CS50 और ये सब पढ़े होंगे ना, आपने कभी देखे होंगे। तो दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मोड 1 क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। ठीक है, अब आप थोड़ा और रिलेशन बढ़ाना चाहते हो तो आप मोड 2 में आ सकते हो। ठीक है, जिसे कहा जाता है कंजम्पशन अब्रॉड। कंजम्पशन अब्रॉड मतलब अभी तक आप वहाँ से सिर्फ यहाँ पर सर्विसेज ले रहे थे, मतलब उनके बेस्ट टीचर से सीख रहे थे USA से इंडिया में। अब आपको लग रहा है नहीं यार, मतलब वहाँ बैठ के पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। जब आप खुद इंडियन USA में जाके पढ़ने लगेगा तो उसको कहा जाएगा मोड 2 कंजम्पशन अब्रॉड। ठीक है, मतलब स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड। ठीक है, स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड, इसको मोड 2 कहा जाता है। ठीक है, पहला मोड क्या था कि भैया आप
बिल्कुल यूएस से अलग से दूर से बैठ के एजुकेशन ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। और ये मोड 1 था। अब दूसरा मोड कौन सा आता है? दूसरा मोड ये आता है कि भाई आप खुद यूएस में जाके एडमिशन लेके वहाँ पर पढ़ रहे हो, इसको कंजम्पशन अब्रॉड कहा जाता है, ठीक है। आप देखो धीरे धीरे रिलेशन कितने इंप्रूव हो रहे हैं, मतलब कितनी सर्विस बढ़ रही है। पहले सिर्फ दूर दूर से बैठ के दे रहे थे, अब हम वहाँ जाके लेने लगे, मतलब ट्रस्ट बढ़ रहा है, तभी तो कोई आपको अपनी कंट्री में अलाउ करेगा, नहीं तो क्यों अलाउ करेगा। इसके बाद तीसरा तीसरा एग्जाम्पल है कि भैया अब यहाँ पर ये यूएस वालों ने देखा कि नहीं यार यहाँ पर तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपना ब्रांच ही वहाँ पर खोल दिया। उन्होंने अपनी कमर्शियल प्रेजेंस ही कर दी। फॉर एग्जाम्पल हार्वर्ड ने अपनी एक छोटी सी ब्रांच इंडिया में खोल दी कि हर कोई यहाँ पर आके मतलब हार्वर्ड के टीचर यहाँ पर आएंगे और ये लोग यहाँ पर पढ़ सके, ठीक है, यहाँ पर ब्रांच में। तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं ब्रांच कैंपसेस, जॉइंट वेंचर्स विथ लोकल इंस्टीट्यूशन। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इसके बाद मोड 4 और सबसे हैवी वाला मोड आता है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, मतलब कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब मतलब समझ लो बॉर्डर पूरी खत्म हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहा है, यूएसए का टीचर फ्लाइट से आ रहा है, यहाँ पढ़ा रहा है, फिर जा रहा है, ठीक है। और बिल्कुल फ्री टेरिटरी बन गई है, ठीक है। देखो प्रोफेसर एंड रिसर्चर्स प्रोवाइडिंग एजुकेशनल सर्विसेज इन अदर कंट्रीज कॉल्ड एज फ्लाइंग फैकल्टी, ठीक है। बस यहाँ से पढ़ा के वहाँ चले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में पढ़ाए, कभी आपने दिल्ली में पढ़ाया, ठीक है, इसके बाद फिर आप यूपी चले गए, फिर आप बेंगलोर चले गए, इस तरीके से। तो आई थिंक आपको चारों मोड क्लियर हो गए किस तरीके से ट्रेड में आगे बढ़ना है। डब्ल्यूटीओ ने अपनी तरफ से चिट्ठा बना के दिया है लोगों को, ठीक है। मोड 1 में क्या होता है भैया कि आप दोनों अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं, मतलब यूएस यहाँ से सप्लाई कर रहा है और इंडिया यहाँ पर रिसीव कर रहा है, डिस्टेंस एजुकेशन। दूसरे मोड में इंडियंस खुद ही यहाँ पर चले गए, लेकिन फिर इसके बाद हार्वर्ड वालों को लगा कि नहीं यार ये तो बहुत सारे इंडियन आ रहे हैं, तो वहीं पर उनके यहाँ ब्रांच खोल देते। तो तीसरे मोड में यहीं पर ब्रांच खोल दी जाएगी इंडिया में। और उसके बाद चौथे में बिल्कुल फ्री ओपन बॉर्डर हो गई है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मस्त आराम से नेचुरल पर्सन मूव इन और मूव आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है कि भैया इसका मकसद क्या होता है कि हमें फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मतलब देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन और नो टैक्सेस ऑन सर्विसेज, पहली चीज़ ये आती है। और यहाँ पर सर्विसेज का मतलब सिर्फ सर्विसेज नहीं है, इट इवन इंक्लूड्स द ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। और यहाँ पर भी नेशनल ट्रीटमेंट MFN सब कुछ फॉलो करना है। भैया हमें इसे MFN देना पड़ेगा। उसके बाद नेशनल ट्रीटमेंट, मतलब कोई भी हम टैक्स इसलिए नहीं लगाएंगे कि बिकॉज दैट प्रोडक्ट बिलोंग टू द यूएसए और चाइना, ठीक है, और पर्टिकुलरली नेचर। और इसके बाद ये दिस विल बी बायलेटरल इन नेचर। अगर आप देखोगे जो गुड्स था वो दैट वाज मल्टीलेटरल, और यहाँ जो सर्विसेज है वो बायलेटरल, सबसे बड़ा डिफरेंस है ये। और ठीक है, मैंने किस तरीके से चारों मोड बताया, किस तरीके से धीरे धीरे सर्विसेज में आगे बढ़ा जा सकता है। ओके, सो आई थिंक आपको अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज समझ में आ गया। अब हम लास्ट अग्रीमेंट पे आते हैं डब्ल्यूटीओ के, जिसका नाम है ट्रिप्स, ठीक है। बिफोर डिस्कसिंग ट्रिप्स लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट द सिंगल अंडरटेकिंग, ठीक है। सिंगल अंडरटेकिंग, देखो सिंगल अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करते हो तो उसके कुछ फिक्स अग्रीमेंट है, ठीक है, मैक्सिमम कंपलसरी अग्रीमेंट है। अगर आप एक कंपलसरी अग्रीमेंट को साइन करते हो तो आपको बाकी के कंपलसरी अग्रीमेंट भी साइन करने होंगे। आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा, कोई नहीं, मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। देखो आप ये सोच रहे हो कि इंडिया ने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन किया। इंडिया ने डब्ल्यूटीओ इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज वो गुड्स को एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। सर्विसेज हमारी, हम बिल्कुल इसमें बहुत ही महारत हासिल है, सर्विस को एक्सपोर्ट कर सके। और हम अपने ये जो IPR लॉज हैं उनको अच्छे से बना सके, मतलब अच्छे से स्ट्रिंजेंट कर सके, जैसे कि बाकी कंपनीज हमारे इन्वेस्ट करें। तो आपने कभी ये सोचा कि चलो यार हम ये इस अग्रीमेंट को साइन कर देते, इस अग्रीमेंट को साइन कर देते, इस अग्रीमेंट को साइन कर देते, लेकिन वाई वी हैव साइन एग्रीकल्चर व्हेन वी आर एट लॉस, ठीक है। हमने एग्रीकल्चर के एग्रीमेंट को क्यों साइन किया जब हमें लॉसेस हो रहे हैं? आप बताओ, है ना? ये आपके दिमाग में नहीं आया कभी कि नहीं यार इन अग्रीमेंट को बस साइन करते, इसको साइन नहीं करते बिकॉज एग्रीकल्चर में लॉस हो रहा है, तो हम ये वाले को साइन नहीं करेंगे। देखो ऐसा नहीं होता। डब्ल्यूटीओ का यही पहला रूल था कि भाई अगर आप डब्ल्यूटीओ का एक अग्रीमेंट साइन कर रहे हो, अगर आप गुड्स पे साइन कर रहे हो, सर्विस पे साइन कर रहे हो, IPR साइन कर रहे हो, तो आपको सारे के सारे अग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे। मतलब जब आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर बनते हो तो आप ये शपथ लेते हो कि भाई मतलब अग्रीमेंट साइन करते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि अगर मैं डब्ल्यूटीओ के सारे कंपलसरी अग्रीमेंट को रेटिफाई करवाऊंगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने गुड्स पे भी साइन किया और एग्रीकल्चर में से साइन करना पड़ा, दो इट वॉज नॉट इन फेवर, बट ये सिंगल अंडरटेकिंग कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, ठीक है। समझ में आया सिंगल अंडरटेकिंग क्या? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भैया सिंगल अंडरटेकिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी, तो आंसर वुड बी डब्ल्यूटीओ, ठीक है। ओके, चलो वेल एंड गुड। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ IPR, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ IPR, ठीक है। अब देखो ये जो IPR आई थिंक आपको पता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करता है जो पहली बार दुनिया देख रही है, मतलब वो बिल्कुल नई है, नॉवेल है, और उसकी कुछ कमर्शियल यूटिलिटी है, ठीक है, कमर्शियल यूटिलिटी है, कमर्शियल यूटिलिटी है, तो
अगर उस बंदे ने ऐसी नॉवल चीज़ बनाई है जिसकी कमर्शियल यूटिलिटी है, सिंपल सी बात है उसने बहुत पैसे खर्च किए होंगे, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने जब शुरू शुरू में लाइट का आविष्कार किया, मतलब बल्ब का आविष्कार किया, तो उसे बहुत खर्चा हुआ होगा हमारे एडिसन साहब को। तो ऐसा ऐसा मतलब बोला जाता है कि भैया उस बंदे को हमें इतना मतलब रिसोर्स अवेलेबल करवाना चाहिए उसकी इतनी मेहनत के बाद, कि वो आगे भी इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। और यही नहीं, मतलब बाहर से भी कुछ लोग और आए और प्लेयर आए और वो अपनी R&D करें और इस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये प्रोटेक्शन IPR प्रोवाइड करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब कि अगर आपने कोई भी नॉवल चीज़ बनाई है जिसकी कमर्शियल यूटिलिटी है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिससे दुनिया ने आज तक नहीं देखा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल आप टाइम मशीन बना देते हो, ठीक है, तो नॉवल चीज़ है, ठीक है, और उसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूटिलिटी भी होगी, और आपने उसमें बहुत ज़्यादा R&D की होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होगी। तो इन शॉर्ट आपको क्या प्रोवाइड होना चाहिए, कुछ इतना टाइम पीरियड प्रोवाइड होना चाहिए कि आप उसकी जो भी पूरी वैल्यू आपने लगाई है वो निकाल लें। ठीक है, वो पूरी वैल्यू जो लगाई है आपने वो निकाल लें। तो उसी के लिए आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, इसी के कुछ राइट्स दिए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसी को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब यहाँ पर इन टोटल ट्रिप्स के अंदर इस तरीके के 5 राइट्स आपके पास। ठीक है, एक है पेटेंट, दूसरा है कॉपीराइट, तीसरा है ट्रेडमार्क, चौथा है ट्रेड सीक्रेट, और पांचवा है जोग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, पांचवा है जोग्राफिकल इंडिकेटर। समझ में आया ट्रिप्स लॉस? आई थिंक एक चीज़ और ट्रिप्स के बारे में क्लियर करना चाहूँगा। जो ट्रिप्स लॉज में, मतलब ये मिनिमम स्टैंडर्ड है विच यू हैव टू फॉलो। ठीक है, इसके ऊपर भी अगर आप चाहो तो हैवी लेवल का भी IPR लॉ बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल में जो इंडिया है, इंडिया का जो IPR लॉ है, ठीक है, इट इज़ कंप्लाइंट टू WTO। ठीक है, इट इज़ कंप्लाइंट टू WTO। लेकिन अगर आप US का या फिर यूरोप का अगर आप IPR लॉ देखोगे तो वो ट्रिप्स के लॉ से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, मतलब ट्रिप्स के लॉ से ज़्यादा सुपीरियर है US और यूरोप के IPR लॉ। लेकिन इंडिया का सिर्फ और सिर्फ कंप्लाइंट है ट्रिप्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसको ध्यान रखना। सो अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि भैया हमें IPR की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बिकॉज हम कोई भी नॉवल चीज़ बनाते हैं, कमर्शियल यूटिलिटी करते हैं, सिंपल सी बात है, उसमें R&D लगा होगा, बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। जिस बंदे ने इस चीज़ को लाया है उसको उसका पैसा रिकवर हो जाए, साथ ही साथ कोई और भी बंदे लोग आएँ उसकी रिसर्च को आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए उसको कुछ राइट्स देने चाहिए जिससे कि वो अपना पूरा जो भी पैसा है वो रिकवर कर सके। ठीक है, उसको कहा जाता है IPR राइट्स। ठीक है, उसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इन टोटल 5 राइट्स इंश्योर किए जाते हैं। पहला आता है पेटेंट, दूसरा आता है कॉपीराइट, तीसरा आता है ट्रेडमार्क, चौथा आता है ट्रेड सीक्रेट्स, और पांचवा आता है जोग्राफिकल इंडिकेटर। अभी पांचों एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पेटेंट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं पेटेंट के बारे में। देखो, अगर किसी भी बंदे ने कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, ठीक है, जो नॉवल है, नॉन ऑब्वियस है, और जिसकी कमर्शियल यूटिलिटी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अभी तक कोई भी कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और मैंने कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल करवा दी, दो अभी फिजर सब की वैक्सीन आ गई है, फाइजर आइजर की। तो मान लो मैंने भी अपनी कोई इंडो वैक्सीन, ठीक है, इंडो कोवैक्सीन मैंने निकाली, ठीक है, इंडो कोवैक्सीन मैंने निकाल दी। ठीक है, अब इसका 100% श्योर है कि भाई इसको आप एक डोज लो और एक बार में आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, इस टाइप की मैंने वैक्सीन निकाल दी। अब सिंपल सी बात है, मैंने इसमें बहुत खर्चा किया होगा, बहुत R&D करवाई होगी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे जो फेल हुए होंगे। अब गवर्नमेंट चाहेगी कि भैया मेरा ये पैसा रिकवर हो जाए, अदरवाइज अगर ऐसी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूँगा। ठीक है, मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूँगा। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या करेगी, मुझे इस चीज़ के लिए पेटेंट प्रोवाइड कर देगी। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। 20 सालों के लिए पेटेंट का मतलब ये होता है कि इस वैक्सीन को 20 साल तक सिर्फ और सिर्फ पूरे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मैं ही बेचूंगा, मतलब कोई और इस वैक्सीन को नहीं बेच सकता किसी भी हाल में। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरी मोनोपोली इंश्योर होगी। मोनोपोली, अब मैं इसमें अपने हिसाब से प्राइस रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल जो मुझे रखना 1000 रुपये, 1500 रुपये, और जो भी पैसा आएगा सीधे मेरे जेब में आया करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली 20 सालों के अंदर आई थिंक मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है पेटेंट। अब इसके बाद बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि प्रोसेस पेटेंट क्या होता है, प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है, एवरग्रीनिंग, कंपलसरी लाइसेंसिंग। सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब आई विल टेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर, तो जहाँ पर जो IPR वाला पार्ट आता है, तो आई विल एक्सप्लेन कि भाई एवरग्रीनिंग क्या होती है, कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होती है, प्रोसेस पेटेंट क्या होता है, प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है। ठीक है, वो सब मैं वहाँ पर क्लियर करूँगा आपको। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि पेटेंट क्यों दिया जाता है। कोई भी नई अगर टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है उस टाइम पे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इंडो कोवैक्सीन निकाली, ठीक है, अब वो कितने सालों के लिए पेटेंट दिया जाता है? 20 सालों को दिया जाता है। और जब प्रोडक्ट शुड बी नॉवल, नॉन ऑब्वियस एंड शुड हैव कमर्शियल यूटिलिटी, और 20 सालों के लिए मेरी मोनोपोली इंश्योर रहेगी, जिससे कि मैं अपना जो भी पैसा लगा है उसको रिकवर कर लूँगा। ठीक है, आपको यहाँ पर शॉर्ट में जानना है। पेटेंट के बाद आता है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट आप जानते हो कि अगर आपने कोई भी लिटरेरी मटेरियल, रिटर्न मटेरियल या लिटरेरी मटेरियल पब्लिश किया है, तो उसके ऊपर आपका कॉपीराइट होना चाहिए, बिकॉज आपने उस मटेरियल को बनाया है।
ठीक है। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं बुक्स, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बुक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं किसकी बुक, लक्ष्मीकांत की बुक, तो उसमें जो लक्ष्मीकांत सर है उनका क्या है, क्या है, उसमें उनका कॉपीराइट है, ठीक है। और ये याद रखना, ये जो पेटेंट होता है वो तो सिर्फ 20 साल के लिए होता है भाई। ये जो यहाँ पर हमारा कॉपीराइट है वो पूरी लाइफ टाइम के लिए होता है, याद रखना, पूरी लाइफ टाइम के लिए होता है। और अगर जो कॉपीराइट होल्डर है वो, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उससे पहले वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाता है कि भाई अगर मेरी डेथ होती है तो मेरी, इसके बाद मेरी बुक को कौन अपडेट करेगा, ठीक है। और जो भी सक्सेसर निकल के आता है उसको 60 साल तक इस बुक को रखने की आज़ादी रहती है, मतलब वो इस बुक को अपडेट करेगा, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग कुछ पैसे लेगा। ओके, तो इसे कहा जाता है कॉपीराइट, इसे क्या कहा जाता है, कॉपीराइट। इसके बाद आता है हमारे सामने ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आप सब जानते हो भैया, किसी भी कंपनी का लोगो और सिंबल, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का अपना आधा कटा हुआ एप्पल, ठीक है, तो ये क्या है, हम एप्पल का क्या है, ट्रेडमार्क है। तो ये 10 साल के लिए जाता है, ये आपको बार बार क्या करना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है, इसे कहते हैं ट्रेडमार्क, ठीक है। इसके बाद आते हैं ट्रेड सीक्रेट, जैसे फॉर एग्जांपल मैगी का, कोका कोला का, ये लोग मतलब इनके पास पूरा राइट है कि और अपने ट्रेड सीक्रेट को प्रोटेक्ट करके रखें, मतलब लॉज इनको कहीं कहीं से भी अलाउ नहीं करते कि भैया आप अपने ट्रेड सीक्रेट को आउट कर दो, ठीक है, जो भी आपकी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। ओके, इसके बाद आखिरी में हमारे सामने आता है जोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेटर, जोग्राफिकल इंडिकेटर मतलब ऐसी चीज़ जो कि लोकली किसी ट्राइब को, मतलब लोकली किसी कंट्री में अवेलेबल हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे यहाँ पर कोई जड़ी बूटी का पेड़ है जो कि एक्चुअली में कोरोना वैक्सीन को ट्रेड मतलब ठीक कर सकता है, ठीक है, जड़ी बूटी का कोई पेड़ है अगर वो कोरोना वैक्सीन को ट्रीट कर सकता है तो दैट बिलोंग्स टू इंडिया, ठीक है। लेकिन उसकी जो आज तक प्रोटेक्शन की है वो ट्राइबल कम्युनिटी ने की है, तो क्या कहा जाएगा कि भाई उसके लिए जोग्राफिकल इंडिकेटर इशू किए जाएंगे कि अब जो ये चीज़ है जड़ी बूटी, जो कोरोना वैक्सीन की जड़ी बूटी है वो सिर्फ और सिर्फ मान लो इसी रीजन से निकलेगी, फॉर एग्जांपल हिमालय में मान लो उत्तराखंड में मिली है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड ही इसको भेजेगा, बाकी पूरे इंडिया में कोई नहीं भेज सकता, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं भेज सकता इसको। और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको कुछ पैसा इन ट्राइबल्स को भी जाएगा, बिकॉज उन्होंने अभी तक इनकी प्रोटेक्शन की है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है जोग्राफिकल इंडिकेटर्स। तो आई थिंक ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। देखो यहाँ पर मैंने इन चीज़ों में डिटेल में नहीं किया, इसलिए मैंने आप देखा 2-3 लाइन बस लिखी है, बिकॉज अभी के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा जाता है, ठीक है। बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया कि भैया एक्सप्लेन किया दिया है, अगर किसी को इसका इंट्रोडक्शन ना हो या फिर किसी को इसके बारे में पता ना हो, जिससे कि चीज़ें आराम से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपको सर्विसेज में अग्रीमेंट समझ में आया, ट्रिप्स का अग्रीमेंट समझ में आया, ठीक है ना। और इसकी टेंशन मत लेना, पेटेंट ट्रेडमार्क ये सब काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। अपने में एक ऐसा टॉपिक है कि वन टॉपिक विल टेक अराउंड 20 मिनट्स, जैसे कि अगर मैं कंप्लीट करने जाऊँगा पेटेंट को तो इट विल टेक अराउंड 2 लेक्चर ऑफ 20 मिनट्स, मतलब 40 to 45 मिनट्स का टाइम जाएगा। ओके, और सेम मैं GI को कंप्लीट करूँ तो इसमें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे चले जाएंगे। ओके, तो अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि मैं WTO में यही चीज़ आगे पढ़ाता रहूँ, ठीक है, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन। बाकी आप खुद से पढ़ सकते हैं, अगर आपको नहीं पढ़ना थोड़ा सा वेट करिएगा, मेरी साइंस एंड टेक की एक सीरीज़ आएगी उसमें, ठीक है, उसमें आई विल कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। कल से हम IMF एंड वर्ल्ड बैंक चालू करेंगे।